को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज हम सवाल को समझाते हैं। जीके जीएस वाले सवाल को हम समझा रहे हैं आपको ताकि याद हो जाए। आप सभी को सिर्फ एक दो बार वीडियो सुन लीजिएगा, आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। आपका क्वेश्चन कोड है TRNBC8। TRNBC8 को हम बना रहे हैं TRNBC8 BC8 क्वेश्चन पेपर है, इसको हम समझा रहे हैं। सारे सवाल को हम समझाते हैं, आप सिर्फ समझते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 51 नंबर से सवाल से आपका सॉल्यूशन है। सवाल का आता है, यदि किसी सुधारतम लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो वह कौन सा लेंस होगा। तो जो भी 2 डायोप्टर का लेंस है तो उसका आंसर होगा उत्तल लेंस होगा। यही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 2 डायोप्टर वाला क्या होगा, 2 डायोप्टर उत्तल लेंस कहलाएगा। 2 डायोप्टर क्या होगा, उत्तल लेंस आपका हो जाएगा। ये आंसर हो गया उत्तल लेंस। समझ में आ गया। 2 डायोप्टर वाला क्या होगा, उत्तल लेंस। सवाल नंबर 2 कहता है, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लेंस को कौन सा प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का प्रयोग या कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो जिसको मायोपिया कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष बोले या मायोपिया बोले, तो उसके लिए आपको प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग। याद करना, निकट के लिए क्या होगा, निकट के लिए आपका हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए हो गया उत्तल लेंस। याद रखना पड़ेगा इसको। निकट के लिए क्या हो गया, अवतल लेंस, और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग हम करेंगे। बस हो गया, तो और कुछ नहीं करना। निकट के लिए क्या हो गया, निकट के लिए आपका अवतल हो गया और दूर के लिए उत्तल हो गया। निकट दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। निकट को बोलते हैं मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। जैसे ये यहाँ इस सवाल में लिखा हुआ हाइपरमेट्रो, दूर को हाइपर और निकट को मायोपिया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है तो उसको निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। उसको निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। सवाल यहाँ बोला जा रहा है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, यानी दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी तो उसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष, जिसको कहेंगे हम मायोपिया। अभी हम आपको बताए थे निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। तो मायोपिया बोलिए या निकट दृष्टि दोष बोलिए, बात बराबर है। तो दूर की वस्तु को नहीं दिखेगा तो क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में 54 नंबर सवाल करता है, दूर दृष्टि दोष वाले पीड़ित व्यक्ति में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो दूर दृष्टि दोष क्यों होता है इसको बताया गया। तो दूर दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि उसका प्रतिबिंब जो है, उसका रेटिना जो आपका आंख का रेटिना है उसके पीछे बनता है, इस कारण से उसको दूर दृष्टि होता है। दूर दृष्टि दोष कहाँ होता है, किसके कारण होता है, रेटिना को उसके पीछे प्रतिबिंब बन जाता है तो उसको दूर दृष्टि दोष हो जाता है। अब निकट दृष्टि दोष में कहाँ बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में दृष्टि पटल पर। याद रखना, निकट में कहाँ, दृष्टि पटल पर, दृष्टि पटल पर बनता है। निकट में दृष्टि पटल पर बनता है और दूर में कहाँ बनेगा, दूर दृष्टि दोष में आपका बन जाएगा रेटिना पर और निकट में दृष्टि पटल पर। चलिए अगला सवाल को हम समझा रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया द्वारा पीड़ित व्यक्ति पर यहाँ बोला जा रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया। सवाल नंबर कितना है, 55 नंबर सवाल कहता है, हाइपरमेट्रोपिया द्वारा पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी क्या, दूर दृष्टि दोष, जिसको बोला जाए दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में अभी हम समझाए थे आपको कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो उत्तल लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष क्या हो गया, अवतल, जिसको मायोपिया बोला जाता है निकट दृष्टि दोष को, और हाइपरमेट्रोपिया आपको दूर दृष्टि दोष को बोला जाता है जिसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में 56 में कहता है कि 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित वाले व्यक्ति को, कि 2 फोकल, यानी 2 फोकल हुआ क्या मतलब दोनों दृष्टि दोष है उसको, तब ना मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों है, इस कारण से उसको 2 फोकल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल में 57 पर आते हैं। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी या सीएफएल का प्रयोग किया जाता है, यानी ऊर्जा दक्षता, यानी ऊर्जा को बचाने के लिए किया जाता है। इसलिए ऊर्जा दक्षता आप याद रखिएगा, ऊर्जा को बचाने के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में 58 पर आइएगा। 58 नंबर सवाल कह रहा है, थिएटर में 3D फिल्में देखने के लिए हमें विशेष रूप से चश्मा
दिया जाता है। मतलब 3D फिल्म देखने के लिए आपको एक चश्मा पहनाया जाता है, तब 3D आप फिल्म देखते हैं। किसके कारण? इसका वजह क्या है? इसका वजह यही है आपका कि 3D देखने के लिए आपको 3D में ऐसा रंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब रंग को देखने के लिए आपको एक चश्मा पहनाया जाए जिसमें कलर आपको पूर्णतः अच्छे से दिख जाए, इस कारण से चश्मा पहनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3D फिल्में साधारणतः फिल्म से ज़्यादा चमक वाली, यहाँ सॉरी बी नंबर होगा ना, हाँ बी नंबर ऑप्शन है, ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सी नंबर पढ़ रहे थे। 3D में विशेष रंग का इस्तेमाल किया जाता है जो मानव आँखों द्वारा महसूस नहीं किया जाता है, इस कारण से आपको चश्मा पहनाया जाता है ताकि 3D फिल्में आप आराम से देख सकें। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल को आइएगा, सवाल नंबर 60 पर आते हैं। सवाल नंबर 60 कहा था क्या है? सवाल नंबर 60 कहा था किसी, ध्यान से आप सभी देखिएगा, सवाल नंबर 60 कहता है किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो परावर्तक सतह के व्यास, तो परावर्तक सतह के व्यास को छेद बोला जाता है। छेद आपका आंसर हो गया। किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या बोला जाता है? छेद। अगला सवाल है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? f बराबर r/2। आप जानते हैं f बराबर होता है कि r/2, जिसको वक्रता त्रिज्या r को डिनोट करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या का मान कितना होगा? 20/2 हम करेंगे तो 20/2 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। यही उत्तर हो गया 10। f बराबर r/2 होता है, 10 हो गया। सवाल में आगे बढ़िएगा, सवाल में आगे 62 नंबर है। 62 नंबर आप देखिए। 62 नंबर सवाल यहाँ पर कहा था, ध्यान दीजिए आप। तो 62 नंबर सवाल आपको बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसकी छवि कहाँ बनती है? तो वस्तु को अवतल दर्पण में जब अनंत पर रखा जाता है उसकी छवि कहाँ बनेगी? छवि फोकस पर बनेगी। लेकिन यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर सी पर एक ही आकार का बनेगी, ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला है केंद्र पर वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा, अत्यधिक संकुचित मतलब छोटा होता है। यह केंद्र मतलब क्या? फोकस केंद्र पर होनी चाहिए, फोकस केंद्र पर एफ पर बनना चाहिए, तो ये आंसर होनी चाहिए। अगला ऑप्शन देख लिया वक्रता केंद्र और सी पर, ये तो नहीं बनेगा। अगला ऑप्शन है वक्रता केंद्र सी के मुख्य फोकस पर के बीच, ये नहीं बनेगा। तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। फोकस पर बननी चाहिए, फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, ये आंसर होगा। इसको समझ लिए ये क्या होता है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। इसको अच्छे से हम समझा देते ताकि कोई परेशानी। देखिए आप सभी ध्यान दीजिए कि जैसे कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हम ले लिए, ये प्रधान अक्ष है, इसमें फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं और वक्रता केंद्र को सी से। तो यानी कहने का मतलब, इसको समझिए, सारी चीज़ याद हो जाएगा। अगर वस्तु को इस फोकस पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अनंत मतलब कोई पता नहीं है, अनंत मतलब कहीं पर बन सकता है, अनंत हो गया। यहाँ पर रखे, फोकस पर रखे तो अनंत पर बना, और अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। याद रखना, दोनों उल्टा होता है। तो बोलेगा किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। और फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और जिस तरह से इधर हम बढ़ते जाएंगे, अब हो गया कि इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसी को इसको एफ बोलते हैं। अगर वस्तु को हम यहाँ रखना शुरू कर दिए इसके बीच में, तो जैसे इधर भरेंगे तो इधर प्रतिबिंब इस तरफ बढ़ते जाएगा, तो इस तरफ बढ़ेगा तो कहाँ आ जाएगा? तो अब वस्तु को वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच यदि हम रखेंगे तो अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर हम फिर वक्रता त्रिज्या पर हम रखेंगे वस्तु को तो वक्रता त्रिज्या पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ये चीज़ याद रखना है, कुछ नहीं करना है। जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। अब फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच बनेगा, और वक्रता त्रिज्या पर ही रखेंगे वस्तु को तो वक्रता त्रिज्या पर ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखना है, 2-3 चीज़ें याद रखना है। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, और वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच रहेगा तो वस्तु तो फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच बनेगा आपका। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है ताकि आपका याद हो जाए। आगे हम चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कैसे याद करना है। आगे देखिएगा, देखिए सवाल नंबर 63 क्या कहता है? सवाल नंबर 63 आपका कहता है कि यदि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब मतलब उसका फोटो की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई, जैसे कोई आदमी है, आदमी यह है और इसका परछाई बना यहाँ पर,
दोनों का यानी वस्तु रहे और उसका परछाई रहे तो क्या कहलाएगा, प्रथम परावर्तन के प्रथम नियम का ये पालन करता है, परावर्तन के प्रथम नियम। यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों रहेगा तो वो परावर्तन का प्रथम नियम होगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, आवर्धक शीशा। आवर्धक शीशा यहाँ पर बोला जा रहा है कि आवर्धक शीशा होता है, आवर्धक शीशा उत्तल लेंस को बोला जाता है। उत्तल लेंस को हम क्या बोलेंगे, आवर्धक शीशा। आवर्धक शीशा किसको बोलेंगे, उत्तल लेंस को। अगला आते हैं सवाल नंबर 65 नंबर सवाल का आता है, एक साधारणतः आवर्तक ग्लास, एक साधारणतः आवर्तक ग्लास निम्नलिखित में निम्न में शामिल होता है। तो छोटी फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस में होता है। किस में होता है, छोटी फोकल लेंस। ये ऑप्शन नंबर आपका डी है। 65 नंबर ध्यान से आप देखिएगा, 65 नंबर बोला जा रहा है, एक साधारणतः आवर्तक ग्लास निम्न में शामिल होता है, छोटी फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस। किसमें, छोटी फोकल लेंस, फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस में होता है। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 66 नंबर कहता है कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब आवर्धक और अभासी होता है। तो आवर्धक और अभासी होने के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर कह रहा है कि उत्तल लेंस आभासी और आवर्धक होने के लिए फोकस दूरी और वक्रता, फोकस दूरी और ओ के मध्य रखा। जो ओ किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर दर्पण के मध्य बिंदु को ओ बोला जाता है। फोकस दूरी यहाँ पर हुआ, और फोकस दूरी और ओ के बीच में जब रखेंगे किसी को तो इसके पीछे बनता है, इसके पीछे प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। आवर्धक मतलब बड़ा हो जाता है, आवर्धित मतलब बड़ा हो जाता है। कहाँ रखा जाएगा, एफ और ओ के बीच में रखा जाएगा, तो इसका आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे आइएगा। आगे सवाल नंबर 67 का था, क्या है 67 को समझिएगा। एक चम्मच टेढ़ा दिखाई देता है किसके कारण। कोई चम्मच जो है टेढ़ा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण देता है। 68 पर हम आ गए। हाँ 67 नंबर बोल देंगे, 68 बोल दिए तो 68 को समझिए। कोई चम्मच टेढ़ा क्यों दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। आप किसके कारण, अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई देता है। जैसे आप बाल्टी में कोई चम्मच या छोलनी को डालते हैं, वो टेढ़ा दिखता है। टेढ़ा दिखने की वजह क्या होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ये अपवर्तन आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 67 पर आते हैं, आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। किसका बोला जाए, आभासी और सीधा छवि होने के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए, धनात्मक मतलब प्लस होना चाहिए। क्या, आभासी और सीधा छवि होने के लिए आवर्धन क्या होना चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। सवाल 70 पर आइए, 69 नंबर का आता है, मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र धातु सवाल नंबर 69 बोला जा रहा है, मिश्र धातु समांगी होता है। समांगी को समझिए, समांगी मतलब क्या, मिल जाना पूरी तरह। जैसे शरबत बनाते, चीनी और पानी का शरबत बनाते, तो आप टेस्ट एक बाल्टी में चीनी और पानी का शरबत बनाए तो उसमें एक बूंद को भी चखिएगा तो उतने ही मिठास आएगा जितना आप पूरे बाल्टी के किसी बूंद को निकाल के चेक किए, उसको समांगी बोलते हैं। जैसे नमक और पानी का घोल लिए, आप नमक और पानी के घोल में थोड़ा सा नमक को और पानी के घोल को चखिए, वही स्वाद पूरे बाल्टी में दिखेगा। जैसे सब्जी बनाते, सब्जी में आप नमक दे दिए तो नमक पूरे सब्जी में से कहीं से उठा लीजिए सब्जी को, वही टेस्ट आएगा, उतने ही नमक आएगा जितना एक थोड़ा सा आएगा उतने पूरे में आएगा। उसी को बोलते हैं समांगी। तो मिश्र धातु क्या है, समांगी है, याद रखना है समांगी। चलिए बढ़िए आगे। अगला कहता है सवाल नंबर 70 नंबर कह रहा है आपको कि 70 नंबर बोला जा रहा है कि आयरन की हीटिंग एलिमेंट किससे बना होता है। कहने का मतलब कि आयरन जो आप करते हैं उसमें हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग मतलब क्या, गर्म होता है। गर्म जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम के तार से बना होता है हीटिंग एलिमेंट। नाइक्रोम जो हीट होता है जिसके कारण आयरन आप करते हैं, नाइक्रोम से बना होता है। चलिए आगे बढ़ाइएगा, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल का आता है कांसा किसका मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टीन का है, तांबा और टीन याद रखिएगा। कांसा मिश्र धातु किसका है, तांबा और टीन। इसका स्पेशल वीडियो भी बनाए हैं, अगर चाहिएगा तो हम भेज देंगे आपको। मिश्र धातु किसका बना हुआ है भेज देंगे, हम एक आध दिन में भेज देंगे ताकि याद हो जाए आपको। तो यहाँ पर याद, कांसा किसका बना है, तांबा और टीन का। तांबा और टीन का कांसा बना। पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का। पीतल किसका है, तांबा और जस्ता। पीतल किसका है, तांबा और जस्ता। आगे है
1 रुपया और 2 रुपया के सिक्के किससे बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील को याद रखिएगा। 1 रुपया और 2 रुपया का सिक्का स्टेनलेस स्टील का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे को देखिएगा ध्यान से। अगले सवाल को देखिए आप, सवाल नंबर 74 पर आते हैं। 74 नंबर सवाल का आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्र का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? पारा, पारा को याद है, पारद धातु पारा, पारा धातु क्या हो जाएगा? पारा, क्या हो जाएगा? पारा, पारा आपका आंसर हो गया। अगला सोल्डर, सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर, सोल्डिंग करने वाला जो होता है किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का है। सीसा और टीन का सोल्डर होता है, याद रखना है। सीसा और टीन को हम सोल्डर बोलते हैं, सीसा और। देखिए कहा जा रहा है कि अगला जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति, जनसंख्या घनत्व क्या? प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जो है मनुष्य कितना निवास करता है उसी को हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। याद रहेगा क्या होगा? प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। चलिए आगे बढ़ाइएगा। अगला सवाल, 9वीं पंचवर्षीय योजना 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब है? 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना 2002 आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, सवाल नंबर 78। 78 नंबर सवाल का आता है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली, यानी कि व्यापार के लिए प्रथम यूरोपियन बोला जा रहा है। व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन क्या था? आपका पुर्तगाली था। पुर्तगाली आपका आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। यानी व्यापार करने के लिए भारत कौन आया था? प्रथम यूरोपियन, पुर्तगाली। अगला है, डायनासोर का विलुप्त कब हो गया? जरासीन युग में, जरासीन युग में। जरासीन का युग है कोई युग, उसको बोला जाता है, उसी को याद रखिएगा, जरासीन युग। अगला बढ़ते हैं, अगले पर आइएगा। अगला सवाल है, तारीख़ मुबारक शाही के लेखक अय्या सरहिंदी। तारीख़ मुबारक शाही एक बुक होती है जिसमें बोला जा रहा है कि जिसका लेखक है अय्या सरहिंदी, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? अय्या सिंह सरहिंदी सैयद वंश में था। याद रखना कौन सा वंश? सैयद, सैयद वंश। तारीख़ मुबारक शाही सैयद वंश, अय्या सरहिंदी। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 80 पर आते हैं। सवाल नंबर 80 तो हो गया। 81, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? रावी। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है? रावी, रावी का उल्लेख है। याद रखना ऋग्वेद में किसका है? रावी का। अगला, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला? यानी कि गांधी जी जो है उसको अर्धनग्न फकीर इसलिए बोला जाता था क्योंकि उसका शरीर पूरा ढका हुआ नहीं रहता, तो इसलिए उसको अर्धनग्न फकीर बोला गया। तो ये बोला गया किसने कहा? विस्टम चर्चिल ने, चर्चिल ने बोला गया, चर्चिल। चर्चिल से भी याद रखिएगा, आपको हो जाए। 83 पर आइए। 83 का आता है कि निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन आपका किया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। कौन किया था? समुद्रगुप्त। अगला है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक इसमें नहीं है, नसरुद्दीन शाह तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन शाह तुगलक था, लेकिन इसमें था है ही नहीं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक होगा इसमें, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक क्या होगा? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक नहीं है, इस कारण से नन ऑफ दिस हो जाएगा। अगले सवाल आइए। अगला सवाल का योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आगे मिलते हैं। तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। कल भेंट करेंगे, कल।